कल के टॉपिक में हमने परागकोश की अनुप्रस्थ काट के बारे में जाना और परागकोश के बारे में जाना कि परागकोश का स्फुटन कैसे होता है, परागकोश दिखने में कैसा होता है या फिर उसमें क्या क्या उसके भाग होते हैं। परागकोश की अनुप्रस्थ काट में हमने ये जाना कि जो परागकोश होता है उसमें विभिन्न परतों के भीतर लघु कोशिका यानी मातृ कोशिका होती है और उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसमें हमें नंबर में परागकोश मिलते हैं और आगे चलकर वो परागकोण का निर्माण करते हैं। आज के टॉपिक में हम ये जानेंगे कि परागकण कैसे बनता है और मातृ कोशिका का डिवीजन कैसे होता है जिससे परागकण का निर्माण होता है। ये हमें परागकोश की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं और जो परागकोश हमने कल पढ़ा था उसके बाद जो ये परागकोश का आगे का डेवलपमेंट होता है यानी कि जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे पहले हमें क्या दिखाया गया है परागकोश की संरचना में उसकी जो विभज्योतकीय कोशिकाएं होती हैं और उसमें जो बाह्य त्वचा होती है यानी कि जब परागकोश का विकास होता है, परागकोश क्या होता है, ये पुंबंग का पार्ट होता है और इसमें जो विकास होता है इसमें सबसे पहले बाह्य त्वचा बनती है, उसके बाद विभज्योतकीय कोशिकाएं बनती हैं। अब विभज्योतकीय कोशिकाएं क्या होती हैं? विभज्योतकीय कोशिकाएं वे होती हैं जिनमें जल्दी से जल्दी जो डिवीजन करती हैं। अब इसमें प्रपशु कोशिकाएं बनती हैं और ये प्रपशु कोशिकाएं आगे क्या करती हैं? ये आगे चलकर परागकण का निर्माण करती है और इसके साथ संवहन ऊतक का निर्माण भी होता है। ये दोनों भी परागकोश के इंटरनल स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये जो हमने फिगर की संरचना हमने पढ़ी है इसमें हमने यह बात करी थी कि मातृ कोशिका या लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है या फिर इससे जो पहली वाली कोशिकाएं हमने पढ़ी थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि मातृ कोशिका या लघु बीजाणु कोशिका का निर्माण कैसे होता है। अब हम ये जानेंगे कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका जो होती है उसमें होता क्या है या फिर इनका विकास कैसे होता है। तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया हुआ है, इसमें ये हमें टेप्टम दिखाई दे रहा है। टेप्टम के भीतर हमें क्या दिखाई दे रही है? लघु बीजाणु मातृ कोशिका हमें दिखाई दे रही है। जब ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका उपस्थित होती है, जब ये विकसित हो जाती है और डिवीजन करती है, डिवीजन करने के बाद ये परागकण का निर्माण करती है। इस वाले स्ट्रक्चर में हमने टेपिटम के बारे में पढ़ा। टेपिटम में क्या होते हैं? लघु बीजाणु मातृ कोशिका उपस्थित होती है और ये विकसित हो जाती है और विकसित होने के बाद क्या करती है? डिवीजन करती है और डिवीजन करने के बाद ये परागकणों का निर्माण करती है। परागकणों का निर्माण करने के बाद परागकणों का स्फुटन होता है। स्फुटन के बारे में हमने कल ही बात करी थी कि स्फुटन क्या होता है, जिससे परागकण बाहर आ जाते हैं। अब पूरी प्रोसेस हमें यह जाननी है कि ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है ये डिवीजन करती कैसे है और ये जो लघु बीजाणु कोशिका होती है इसमें यहाँ पे 2n नंबर होते हैं और आगे चलकर जो परागकणों का निर्माण करते हैं। ये जो 2n नंबर होते हैं ये अगुणित होते हैं। अब आगे चलकर हमें आगे की प्रोसेस जाननी है और आगे की प्रोसेस में हम ये जानेंगे कि इसमें जो 3-4 चीजें हमें बहुत ध्यान से पढ़नी है कि मातृ कोशिका होती क्या है, वह अर्धसूत्री विभाजन करके 4 अगुणित कोशिका का निर्माण कैसे करती है और ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं। अब हमें परागकोश की संरचना दिखाइए जिसका ये लास्ट डेवलपमेंट है, लास्ट मैच्योर सेल है इसकी ये। इसमें क्या होता है? इसमें रंध्रक होते हैं, इसका अंतःस्तर होता है, इसमें संवहन बंडल होता है, इसमें परागकण होते हैं, इसमें परागकोश होता है और इसमें बाह्य त्वचा होती है। लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं? वैसे तो हम पहले इसके बारे में बात कर ही चुके हैं, आपको पता ही चल गया होगा कि लघु बीजाणु जनन होता क्या है, लेकिन फिर भी हम इसको डीपली पढ़ लेते हैं या फिर इसके बारे में हम एक बार थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। लेकिन ये शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पहले परागकण बनेगा या फिर नहीं बनेगा, या फिर परागकण बनने के बाद परागकण की क्रिया होगी और उससे क्या बनेगा या तुरंत जाकर वो स्त्री केसर से चिपक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, सबसे पहले उसका विकास होता है, उसके बाद पराग नलिका बनती है, उसमें आगे उसका डेवलपमेंट होता है और फिर आगे चलकर ये डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। अब ये प्रोसेस होती कैसे है? यहाँ पे इस लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ते हैं। इस क्रिया के अंतर्गत परागकोश हमें पता ही है क्या होता है, जिसमें परागकण उपस्थित होते हैं तथा परागकणों का परिवर्धन होता है।
परागकोश की अनुप्रस्थ काट देखने पर पता चलता है कि इसमें विभिन्न परतों के भीतर लघु बीजाणु मात्र कोशिका उपस्थित होती है। ये कोशिकाएं द्विगुणित यानी 2n होती हैं, जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जिसके अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित परागकण या लघु बीजाणु बनते हैं। अब जो ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, इसमें हमने ये देखा कि इसमें 2n नंबर होते हैं, 2n नंबर होते हैं, लेकिन अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका के बारे में हम बात करेंगे। ये डायग्राम मैंने बताया हुआ है आपको, और ये डायग्राम भी आपको साथ के साथ नोट करना है अपनी नोटबुक में, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये हमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका दिखाई गई है। इसमें हमने क्या देखा है कि इसमें जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है वो 2n नंबर में उपस्थित है। ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है वो दो तरह की होती है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो ये जो 2n कोशिका है, इसमें दो डिवीजन हो रहे हैं, एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री, जिसे हम डायकोट या फिर मोनोकोट भी बोलते हैं। अब जो आवृत बीजी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यानी कि एक बीजपत्री और दो बीजपत्री, जिसके बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ, मोनोकोट और डायकोट दोनों होते हैं। अब इसमें जो प्रोसेस हो रहा है, इसमें डबल प्रोसेस है, यानी कि ये इधर वाला प्रोसेस एक बीजपत्री और इधर वाला प्रोसेस द्विबीजपत्री है। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो मात्र कोशिका होती है ये डिवाइड करती है, और डिवाइड करने के बाद क्या होता है, इनका आपस में डिवीजन होता है। इसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका हमने क्या पढ़ा कि ये 2n नंबर जो होता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, और इसमें कैसा होता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, इसमें डिवीजन, ये कोशिकाएं जो होती है एक बीजपत्री होती है और द्विबीजपत्री होती है। ये वाला जो प्रोसेस है ये एक बीजपत्री और ये वाला जो प्रोसेस है ये द्विबीजपत्री होता है। इसमें क्या होता है, इसमें मात्र कोशिका डिवाइड करती है, आगे चलकर ये डिवीजन करती है, डिवीजन करने के बाद इसमें हम देखते हैं कि 1 से 4 हमारे परागकण बन जाते हैं। अब ये मैच्योर होने के बाद इनमें स्फुटन होता है। स्फुटन हम जान लेते हैं कि कैसे होता है, या आखिर परागकण मैच्योर कैसे हुआ था। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम मैच्योर स्फुटन का मैच्योरेशन कैसे होता है, या फिर परागकण का स्फुटन कैसे होता है, कल के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। और अगर किसी को कोई दिक्कत है या फिर समझ में नहीं आती है किसी स्टूडेंट को, तो वो आप अपनी परेशानी हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, तो मैं उसे और ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करूँगी और आपको जो आप बताएंगे और उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। और इस चैप्टर के नोट्स और असाइनमेंट मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भेजूंगी। नोट्स जो आपको अपने नोट कर लेने और असाइनमेंट जो आपको मुझे सॉल्व करके देना होगा। उस चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे।